हमारे उलमाओं का ज्ञान बाबरी मस्जिद के समय नहीं था। हमारे उलमाओं का ज्ञान जब मौलाना साद साहब गिरफ्तार हुए तब नहीं था। हमारे उलमाओं का ज्ञान तब नहीं था जब मॉब लिंचिंग होती थी, तब नहीं था। लेकिन पैसा पाने के बाद, इलेक्शन से एक दिन पहले चुनाव प्रचार बंद होने के बाद उनका ज्ञान कि भाजपा को कौन रोक रहा है उनको मालूम हो जाता। तो भाई सियासी उलमाओं से सावधान रहना। उलमा हमारे सर के ताज हैं, लेकिन कौन? बेईमान उलमा नहीं। और वोटों को पैसा लेकर बेचवाने का काम कौन करता है? बेईमान उलमा करता है, उलमा नहीं करता। उलमा अगर अपनी राय देगा तो उसके पीछे पैसा नहीं लेगा। क्या आपको साथ देना चाहिए? मुस्लिम समाज के लोगों से पूछ रहा हूं, देना चाहिए? कि अभी भी आपका एक ही नारा है कि हमको भाजपा हराना है, भाजपा हराना है, भाजपा हराना है। ये नारा मुस्लिम समाज का नारा नहीं है। ये समाजवादी के कुछ पालतू टाइप के उलमा हजरात, सैली पेट, ये बात मैं मंच से कह रहा हूं। उलमा हजरात को बहुत बुरी भी लग सकती है, लेकिन ये सीरियस बात समाज में ये बात फैलाने का काम कौन करता है? उलमा हजरात करते हैं। एक रथ यात्रा गुजरात से चली 90-91 के आसपास, 92 के आसपास। उसका नेतृत्व करने वाले ने दावा किया गुजरात से कि मैं ये रथ यात्रा लेके निकल रहा हूं, जब उत्तर प्रदेश में पहुंचूंगा तो बाबरी मस्जिद को गिराऊंगा। उस समय हमारे तमाम वो सियासी उलमा हजरात जो फतवा देते हैं इलेक्शन पीरियड में, उनका कोई फतवा नहीं आया। 92 का एक दौर आया, बाबरी मस्जिद गिरा दी गई और एक भीड़ ने चैलेंज करके कहा कि मैं गिराने 6 तारीख को जा रहा हूं। हमारे उत्तर प्रदेश के और हिंदुस्तान के किसी सियासी मौलाना ने कोई एहतजाज नहीं किया, कोई एतराज नहीं किया कि हम इसको रोकेंगे। आज कोई भी घटना होती है तो अगर हुकूमत से लड़ने की स्थिति में आप नहीं तो 10 आदमी झंडा डंडा लेके खड़ा होता है कि मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हम इसको नहीं मानेंगे। खड़ा होता है ना भाई। किसी सियासी उलमा ने इस बात की कोशिश नहीं की। हमारे बेईमान उलमा, सारे उलमाओं को नहीं कह रहा हूं, सिर्फ बेईमान उलमा। क्यों? जो आदमी पैसा लेकर वोट दे, वोट तो फ्री का है ना भाई, वोट देने में पैसा तो नहीं लगता। आप किसी भी पार्टी को वोट दीजिए, कांग्रेस को दीजिए, सपा को दीजिए, बसपा को दीजिए, आपका खुला अधिकार है, किसी को दे सकते हैं, उसमें किसी की कोई जबरदस्ती नहीं है, यही जमहूरियत है। लेकिन हमारे बेईमान उलमा, जब उनकी जेब में नोट की गड्डी गई, ये बात मैंने मंच से कही थी कि इलेक्शन प्रचार बंद होने के बाद जब सियासी जमात के लोग नोटों की गड्डियां लेके निकलेंगे तो ये उलमा हजरात जिसके पार्टी की तरफ से पैसा पाएंगे, रात में उसके लिए फतवा देंगे। तो गाड़ी लेकर, मोटरसाइकिल लेकर गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, अरे आप समझ नहीं रहे हैं। आपकी भाजपा को रोकना है। समाजवादी का गठबंधन लड़ रहा है, उसमें कांग्रेस के टिकट से एक प्रत्याशी है जो पिछली मर्तबा भाजपा का विधायक भी था, कांग्रेस के टिकट से आपके यहां चुनाव लड़ रहा है। उसको भाजपा भूल जाइए, लेकिन उसको वोट दे दीजिए। कौन कह रहा है? हमारे उलमा, बेईमान उलमा, बिकाऊ उलमा के। साथियों, जब मुल्क आजाद हुआ तो उस समय हिंदुस्तान में अगर किसी की सबसे ज्यादा दशा खराब थी, किसी समाज की सामाजिक स्थिति अगर किसी की सबसे ज्यादा खराब थी, तो हमारे समाज का दलित समाज, जिसको अछूत समाज के नाम से जाना जाता है, उनकी स्थिति थी। उस समय बाबा साहब अम्बेडकर जी लंदन से बैरिस्टर की डिग्री लेके आए हुए थे, लेकिन समाज में उनको कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, स्वीकार नहीं कर रहा था। बावजूद इसके कि कांग्रेस में वो अध्यक्ष पद पर भी रह चुके थे, लेकिन जब चुनावी राजनीति शुरू हुई तो उनको मौका नहीं दिया गया। कांग्रेस के नेताओं ने पूना में बाबा साहब अम्बेडकर को चुनाव हराने के लिए पूरी कोशिश की और उन्हें पार्लियामेंट पहुंचने से रोक दिया।
साथियों, उस समय के मुस्लिम नेतृत्व ने बाबा साहब अंबेडकर के लिए पश्चिम बंगाल से अपनी एक सीट खाली करके अपने सांसद का इस्तीफा दिलाकर उन्हें पार्लियामेंट में पहुंचाने का काम किया था। यही शुरुआत होती है इस मुल्क में दलित, शोषित और वंचित समाज की मदद करने की। मुस्लिम समाज हर दौर में खड़ा था। बाबा साहब संविधान सभा के मेंबर बने और उन्होंने संविधान की रचना की। तमाम दलितों के लिए, बैकवर्ड समाज के लिए संविधान में उन्होंने अधिकार लिख दिए। लेकिन फिर भी 50 साल के कांग्रेस के दौर इक़्तिदार में वो शोषण जो 6000 साल से लगातार इस मुल्क में जारी था, कांग्रेस के दौर में भी होता रहा। अभी भारतीय जनता पार्टी वाले लोग कहते हैं ना 800 साल की गुलामी। मैं ये कहता हूं कि इस मुल्क में बसने वाले दलित, शोषित, वंचित समाज की 6000 साल की गुलामी की बात भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं करते। मैं उस 6000 साल की गुलामी की याद दिलाना चाहता हूं। बाबा साहब अंबेडकर को अख्तियार तो मिला, लेकिन उनका समाज इतना जागरूक नहीं था कि उनको ताकत दे सके। उत्तर प्रदेश में एक दूसरा जननायक पैदा हुआ, माननीय काशीराम जी। जब काशीराम जी ने तिलक, तराजू और तलवार इनको मारो, जूते चार का नारा दिया था, उस समय भी उनके समाज की ये ताकत नहीं थी, ये हैसियत नहीं थी, ये आर्थिक हैसियत नहीं थी, ये सामाजिक हैसियत नहीं थी कि आंदोलन खड़ा कर सके। उस समय मुस्लिम समाज के तमाम नेताओं ने बहुजन समाज के इस आंदोलन का साथ दिया और बहुजन समाज एक आंदोलन की शक्ल में खड़ा हुआ। उत्तर प्रदेश में न सिर्फ आंदोलन की शक्ल में खड़ा हुआ, बल्कि 3-3 मरतबा उत्तर प्रदेश में सरकार बनी। अभी हमारे कुछ दलित समाज के नेता मंच में बता रहे थे कि दलित समाज के लोग हमेशा न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। एक हमारा समाज, मुस्लिम समाज, जिसको सफेद हस्ती से मिटाने की कसम खाकर सत्ता में आए नरेंद्र मोदी, और ये उत्तर प्रदेश में सत्ता की कुर्सी पर बैठे हुए, इन लोगों का ये मकसद था कि हिंदुस्तान से मुसलमानों को मिटा देंगे, और इनके एजेंडे में था। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि 10 साल की हुकूमत दिल्ली में और लगभग 7-8 साल की उत्तर प्रदेश में हुकूमत, मुसलमानों का कहीं बाल भी बाका हुआ? क्या किसी मुस्लिम बस्ती में इस बात का डर और खौफ है कि हम मिटा दिए जाएंगे? क्या किसी मुस्लिम समाज के अंदर इस बात का कोई डर है कि हमको यहां से लोग हकाल देंगे, निकाल देंगे? हमारा समाज पूरे इत्मीनान के साथ है साथियों। लेकिन मैं बात कर रहा था कि 6000 साल से जो समाज गुलाम था, उसको सत्ता के सिंहासन पे पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश में 25% मुसलमानों ने, जो उत्तर प्रदेश की आबादी की 25% था, कंधे से कंधा लगाया और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया। बैठाया कि नहीं बैठाया? उत्तर प्रदेश में अगर मुस्लिम समाज का साथ ना होता तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बहुजन समाज पार्टी कभी सत्ता में नहीं आती और मायावती नाम की कोई मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में पैदा नहीं होती। इस शांत रहिए, नारा न लगाइए, सीरियस बात कर रहा हूं। इस काम को करने के लिए उत्तर प्रदेश में अगर किसी समाज ने बहुजन समाज पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाया तो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज था। लेकिन जब मुसलमानों पे जुल्म होता है, मुसलमानों पे अत्याचार होता है, तो बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी भी बहुजन नेतृत्व ने, ना मायावती जी ने और ना ही बहुजन आंदोलन के तमाम छोटभैये नेता जो ये दावा करते हैं कि हम बहुजन समाज को नेतृत्व देंगे, मध्य प्रदेश में नेतृत्व नहीं दे पा रहे, राजस्थान में नेतृत्व नहीं दे पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज ने साथ दिया, 3-3 मरतबा सरकार बनाई। उस बहन मायावती जी का यह कहना है कि चूंकि मुस्लिम कट्टरपंथी होता है, इसलिए मैंने अपने समाज के लोगों का वोट डाइवर्ट कर दिया। कहां डाइवर्ट कर दिया? उन लोगों की जिनके खिलाफ 6000 साल से तुम्हारा समाज लड़ रहा था। और न सिर्फ उस समय वोट डाइवर्ट कर दिया, तो मैं तो यह दावे से कह रहा हूं कि बहुजन समाज पार्टी के मुखिया ने बहुजन समाज के वोटों को गिरवी रख दिया मनुवादियों के साथ, और आज बहुजन समाज का हक
उत्तर प्रदेश में महफूज नहीं है, जहां बहुजन समाज सबसे मजबूत है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं बैकवर्ड समाज के ताल्लुक से। जिस समय बाबरी मस्जिद शहीद हुई उसके पहले तक उत्तर प्रदेश में लगातार कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और ये मुस्लिम समाज कांग्रेस की सरकार बनाने में बड़ी जिम्मेदारी से काम भी करता था। आजादी के पहले दिन से और बाबरी मस्जिद की शहादत के पहले तक पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस ने अपने दौर इक़्तिदार में हजारों दंगे कराए। मलियाना, भागलपुर, अलीगढ़, मेरठ, मुरादाबाद तमाम दंगों की तारीख रही। लेकिन बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद मुसलमानों का सब्र जवाब दे गया। मुसलमानों ने कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में वोट देना बंद कर दिया। हालत यह है कि आज उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का एक भी नुमाइंदा, कभी 1 सीट जीतती है, कभी 2 सीट जीतती है, कभी 3 सीट जीतती है। मैं ये बात मुसलमानों तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं कि तुम्हारी सियासी हैसियत यह है कि तुमने जिसके सर पर हाथ रखा वो सत्ता के गलियारों में था। जिस दिन से तुमने कांग्रेस से अपना हाथ खींचा 92 से आज तक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सत्ता के गलियारों, क्या गलियारों के बाहर तक भी हवा नहीं लगी कांग्रेस। ये अपनी हैसियत समझो। बाबरी मस्जिद के शहादत के बाद एक पहलवान दूध बेचने वाला अपना दूध का डिब्बा फेंक कर बाबरी मस्जिद के खड़े पर खड़ा होकर आवाज देता है कि मुसलमानों, मैं पहलवान हूं, अपनी बात दमदारी से करूंगा, जो वादा करूंगा निभाऊंगा। अच्छा, चूंकि मुसलमानों को कभी सत्ता अपने हाथ में लेने की कोई जल्दबाजी तो थी नहीं, कोई फिक्र नहीं थी, कोई एजेंडा नहीं था। आजादी के बाद से आज तक कभी ये कोशिश नहीं की हम हुकूमत करेंगे, कभी कोशिश नहीं की। हालांकि उत्तर प्रदेश में आबादी 25% है, 3% ने हुकूमत करी, 11% ने हुकूमत करी, 7% ने हुकूमत करी। 25% के लोग कभी हुकूमत करने का इरादा भी नहीं करते। कोई बात नहीं करते, ठीक। एक सरकार बनी मुलायम सिंह जी की, मुसलमानों के वोटों के खैरात पर मुलायम सिंह जी पहली मर्तबा सत्ता में आए थे। लेकिन क्या दलित समाज की मुखिया मायावती जी ने दलित समाज के साथ न्याय किया? अगर तरक्की कुछ भी थोड़ा बहुत भी उत्तर प्रदेश में हुई तो सिर्फ जिसे हम हरिजन समाज कहते हैं या गांव में जिसे चमार शब्द से जाना जाता है, उनकी तो तरक्की हुई। पासी समाज के साथ क्या हुआ, उनकी तरक्की क्यों नहीं हुई? इसलिए नहीं हुई कि दलित समाज के नेता बहन मायावती जी बेईमान थी अपने समाज के साथ न्याय करने के लिए। और वही हालात उत्तर प्रदेश में माननीय मुलायम सिंह के साथ भी था। बनते तो थे नेता किसके? बैकवर्ड समाज के। वोट किसका पाते थे? मुसलमान का। और जब सत्ता में आते थे तो क्या करते थे? सिर्फ कल्याण करते थे किसका? यादव समाज का। ये कबेरा समाज क्या बैकवर्ड समाज में नहीं आता? ये कुर्मी समाज, ये पटेल समाज क्या बैकवर्ड समाज में नहीं आता? क्या इन्होंने समाजवादी मुखिया मुलायम सिंह की सरकार बना लेते समय वोट नहीं दिया था? तो आज पिछड़ा क्यों है? आज पिछड़ा इसलिए है कि समाजवादी नेतृत्व करने वाले मुलायम सिंह, इन्होंने सिर्फ यादव समाज के कल्याण का काम किया, बाकी बैकवर्ड समाज के लोगों का कल्याण का काम नहीं किया। और आज क्या हालत है? आज हैसियत में नहीं है मायावती जी और हैसियत में नहीं अखिलेश यादव जी कि दलित की मायावती जी बात कर सके और अखिलेश यादव जी बैकवर्ड की बात कर सके। क्यों? अपने दौरे इक़्तिदार में बड़ी बुराई बतियाते थे ना कि पंडितों ने बड़ा डकैती की, बड़ा लूट किया। मैं ये खुले मन से कह रहा हूं कि मायावती सरकार में इतनी लूट और इतनी डकैतियां और इतनी बदनवानियां की मायावती जी ने, और इतनी लूट और इतनी डकैतियां और इतनी बेईमानियां की अखिलेश यादव जी ने कि दलितों के साथ हो रहे जुल्म पर मायावती जी की हैसियत नहीं है कि मुंह खोल सके, और बैकवर्डों के साथ हो रहे जुल्म पर अखिलेश यादव जी की हैसियत नहीं कि अपनी जबान खोल सके। क्यों? इसलिए कि जबान खोलेंगे तो हालात लालू यादव जैसे होंगे और हालात केजरीवाल वाले होंगे।
जेल की डर से और अपने समाज के नाम पर लूटी गौ दौलत को बचाने के लिए ये दोनों नेता उत्तर प्रदेश में दलितों के पीठ पर छुरा भोंक रहे हैं और बैकवर्ड समाज के पीठ पर छुरा भोंक रहे हैं। ऐसे समय में एक मर्द मुजाहिद मान्यवर सोनेलाल पटेल जी, जिन्होंने अपनी जवानी में इसी इलाहाबाद में बहुजन समाज की लड़ाई लड़ी और लड़ाई नहीं लड़ी, उस लड़ाई में उनकी शरीर की लगभग 80% हड्डियां इसी इलाहाबाद के सिविल लाइन में तोड़ दी गई। लेकिन फिर भी वो मर्द मुजाहिद जब दोबारा खड़ा हुआ तो दलित समाज के कल्याण की बात करता रहा और पूरे जीवन बहुजन समाज, दलित समाज और बैकवर्ड समाज की कल्याण की बात करता रहा। अगर उन्होंने भी सत्ता के गलियारे में समझौता किया होता, जैसे अखिलेश यादव मायावती ने कर रखा है, कैंडिडेट भी मायावती अमित शाह के कहने पे बांट रही हैं लोकसभा का, इस तरह अगर उन्होंने भी सत्ता से समझौता किया होता तो आज हर चौराहे पर मानवर सोनेलाल की बड़ी बड़ी मूर्तियां होती, उनके नाम पे तमाम स्कीमें चल रही होती। आज प्रतापगढ़ में एक मेडिकल कॉलेज का नाम मानवर सोनेलाल पटेल जी के नाम से रखा गया। मैं दावे से कह रहा हूं कि उस मेडिकल कॉलेज में झाड़ू लगाने के लिए भी किसी कमेरा समाज के आदमी की भर्ती नहीं हुई है, जिसके नाम से वो अस्पताल का नाम रखा गया है। वो सिर्फ कमेरा समाज को वोटों के रूप में डकैती करने के लिए एक पोस्टर वहां पर लगाया गया है। मैं आपके बीच में बैठी हुई बहन पल्लवी पटेल जी की इस दिलेरी का इस मंच से स्वागत करता हूं कि ऐसे माहौल में जब उत्तर प्रदेश में इस जालिम सरकार बैठी है और उसकी आंख में आंख मिला के चलने वाला कोई दलित नेता नहीं, कोई बैकवर्ड नेता नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक नेता पूरे हिंदुस्तान में है, वो पार्लियामेंट में जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। और अगर उत्तर प्रदेश की असेंबली में कोई नेता है जो दलितों की हक के लिए बोल रही है, जो बैकवर्ड समाज के हक के लिए बोल रही है, तो आपके मंच में बैठी हुई बैकवर्ड समाज की से आने वाली और बहुजन और दलित के आंदोलन में अपनी आज तक की उम्र खपाने वाली महिला विधानसभा में इस जालिम हुकूमत से लड़ रही है। न सिर्फ लड़ रही है बल्कि आपके इस कौशाम्बी विधानसभा में उसके जालिम उप मुख्यमंत्री को चुनाव मैदान में पटखनी दे करके एक तारीख रख दिया उन्होंने कि हमारे पास यह हैसियत है, हम लड़ेंगे तो बदलेंगे। साथियों, आपका भाई नारा न लगाइए, शांत रहिए। अरे परेशान ना होइए भाई, अभी टाइम है, अभी आने का टाइम। मैं जो बात कह रहा हूं उसको सुनिए। पीडीएम गठबंधन की जरूरत क्यों पड़ी? पी माने पिछड़ा समाज में ये समाजवादी के नेता पिछड़े समाज के नेतृत्व अब नहीं कर रहे हैं, इसलिए पिछड़े समाज का पी और दलित समाज की मुखिया मायावती जी दलितों का नेतृत्व नहीं कर रही हैं, न दलित को संगठित कर पा रही हैं, न उनका नेतृत्व कर रही हैं। जिस लड़ाई को लेकर, जिस आंदोलन को लेकर के बहुजन समाज खड़ा हुआ था, मायावती जी ने अपने समाज को बेच दिया उन मनुवादियों के हाथ में और आज उत्तर प्रदेश में फिर से दलित समाज गुलामी की तरफ जा रहा है। इसलिए दलित समाज और मुसलमान जिसके दिमाग में कोई एजेंडा नहीं है कि हम भी सरकार बनाएंगे और हम भी मुख्यमंत्री बनेंगे और हम भी प्रधानमंत्री बनेंगे, कोई एजेंडा नहीं है। हालांकि उत्तर प्रदेश में 25% आबादी है, हर 4 में से एक आदमी मुसलमान है और 27% वोटों के साथ अखिलेश मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने थे। हमारे समाज के पास ये नजरिया ही नहीं और इस नजरिया को इन्होंने ताक पे रख दिया है।